बच्चों, मैं राजेश सिंह पंवार, अध्यापक गणित, जय किसान इंटर कॉलेज आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10 की जो गणित विषय है उसके दूसरे चैप्टर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस चैप्टर अर्थात इस पार्ट को मैं पंवार क्लासेस के माध्यम से इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर है वो बहुपद है। तो इस बहुपद से संबंधित जानकारी और अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें। बहुपद के बारे में जानने से पूर्व हम कुछ फंडामेंटल जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी जो हमने पिछली कक्षाओं में भी जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हैं चर राशियां और अचर राशियां। तो चर राशियां देखें क्या होती हैं। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तित हो जाते हैं। इनको मुख्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। मुख्यतः हम X, Y, Z, R, S, T, M, N, P। आपको मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो उनमें से किसी से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मुख्यतः X, Y, Z हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने मुख्यतः देखेंगे यहाँ इस कक्षा में कि हम X, Y और Z का ही चर राशियों का प्रयोग करेंगे। तो चर राशियाँ क्या होती हैं? जिनके मान परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे X है, X का मान कहीं पर हम 1 भी रख सकते हैं, कहीं पर हम x का मान -1 भी रख सकते हैं, कहीं x का मान हम 0 भी रख सकते हैं, कहीं 2 रख सकते हैं, कहीं 3 रख सकते हैं। अलग अलग स्थितियों और अलग अलग प्रश्नों में हम इनके मान अलग अलग रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि चर राशियां जो होती हैं वो ऐसी गणितीय राशियां होती हैं जिनके मान परिवर्तित हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं, इसलिए इनको चर राशियाँ भी कहते हैं। अब देखिए जो दूसरी राशियाँ हैं वह हैं अचर राशियाँ। तो अचर राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? जिन गणितीय राशियों के मान बदलते नहीं हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ मुख्यतः कौन सी राशियाँ होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी राशियाँ होती हैं? जो अचर राशियाँ होती हैं वो मुख्यतः वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी अंक होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, प्रमेय संख्याएँ हो सकती हैं, अप्रमेय संख्याएँ हो सकती हैं। इनके मान निश्चित रहते हैं। जैसे 1 का मान क्या होगा? 1 ही होगा हमेशा। 1 का मान कभी 2 हो सकता है? नहीं। या 3 का मान कभी 4 हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। तो आप देख रहे हैं अचर राशियों के मान बदलते नहीं हैं, जो उसका मान है वही रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अचर राशियाँ। अचर का मतलब जिनका मान बदलता नहीं है, चर का मान जिनका मान बदल जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वास्तविक व्यंजक का। तो व्यंजक को पढ़ने से पूर्व हम गणितीय संक्रियाओं को समझ लेंगे। गणितीय संक्रियाएं क्या होती? तो देखो गणित की संक्रियाओं का मतलब होता है कि गणित में जो क्रियाएं हम करते हैं, तो 4 प्रकार की क्रियाएं हम मुख्यतः करते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हम करते हैं गणित में। तो अब देखें इन गणितीय संक्रियाओं को व्यंजक में हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से इसको अप्लाई होती हैं। तो आप जानते हैं कि व्यंजक को हम, अब देखिए व्यंजक को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो व्यंजक क्या होता है? व्यंजक चर राशि भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर x लिखा है मैंने, y हो सकता है, z हो सकता है, या कोई अचर राशि भी हो सकती है, 1, 2, 3 कोई अंक जो होती है, कोई वास्तविक संख्या भी हो सकती है, या एक चर राशि और एक अचर राशि। जैसे यहाँ पर 3 क्या है? अचर राशि है, और x कैसी राशि है? चर राशि। तो 3 धन x लिखा हमने। 3 और x के बीच किस गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया हमने? जोड़ का, धन चिन्ह का प्रयोग किया। तो ये भी एक व्यंजक है, यानी एक चर राशि और एक अचर राशि के बीच अगर हम क्या कर दें, क्या प्रयोग कर दें? गणितीय संक्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 + x हो सकता है, 5 - x हो सकता है। यहाँ पर भी ये अचर राशि है और ये चर राशि है, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? माइनस का प्रयोग किया। 7x है, 7x को क्या लिख सकते हैं हम? 7x का मतलब होता है 7 × x होता है। तो यहाँ पर भी 7 और x के बीच किस गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया हमने? गुणा का। इसी प्रकार से अन्य देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 9/x। तो 9/x का मतलब क्या होता है? 9/x। ठीक है, बटा का मतलब भाग होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया। इसी प्रकार से आप 2
दो चर राशियों के बीच भी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, ठीक है। इसी प्रकार से 3x प्लस वाई है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं दो चर राशियाँ, उनके बीच भी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे सारे व्यंजक हैं। तो व्यंजक क्या हो सकते हैं, चर राशियाँ हो सकती हैं या केवल अचर राशियाँ भी हो सकती हैं, या चर और अचर राशियों के साथ हम गणितीय संक्रियाओं का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें व्यंजक प्राप्त होता है। इसी प्रकार दो चर राशियों के बीच भी अगर हम गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो व्यंजक होते हैं। ये विभिन्न उदाहरण हमने दिए हैं, x प्लस वाई, 3m प्लस n, 3x, 5 माइनस एक्स, x बटा 6, 4x, x 3, ये बहुत सारे उदाहरण हमने दिए हैं जो सभी व्यंजक प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे x केवल चर राशि है, 3 केवल अचर राशि है। इसी तरह से 3 प्लस एक्स क्या है, यहाँ पर 5 माइनस एक्स क्या है, चर राशि और अचर राशियों के बीच गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया है। x प्लस वाई में क्या है, दो चर राशियों के बीच गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया है। तो ये विभिन्न उदाहरण व्यंजकों के हैं, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक नया शब्द आया, बहुपद। तो बहुपद और व्यंजक में क्या अंतर होता है, देखिए यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे देखो 2x है, व्यंजक है, तो ये बहुपद भी है। इसी प्रकार से 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 क्या है, एक व्यंजक है, तो ये बहुपद भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। तीसरे उदाहरण में देखें x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी, 1 है। तो ये व्यंजक है और बहुपद है, व्यंजक भी है और बहुपद भी है। किंतु यहाँ पर देखिए जो चौथा हमारे पास उदाहरण है, चौथे वाले उदाहरण में देखें, यहाँ पर 3x की घात 1/2 प्लस 6x प्लस 5। अब यहाँ पर तो ठीक है, ये x की घात 1 है, किंतु ये 3x की घात 1/2 है यहाँ पर, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। कैसी संख्या है यहाँ पर, ये एक परमेय संख्या है, भिन्न वाली संख्या है चौथे वाले उदाहरण में। इसी प्रकार से ये पांचवें वाले उदाहरण में देखें 3y की घात 3/4, यहाँ पर भी y की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी एक परमेय संख्या है 3/4। इसी प्रकार से ये छठे उदाहरण में देखें, यहाँ पर 6x की घात 5/3, यहाँ पर भी क्या है, इस वाले व्यंजक में भी क्या है, x की घात क्या है, एक परमेय संख्या है। तो जहाँ पर x की घात परमेय संख्या नहीं होती है, जहाँ पर x की घात क्या नहीं होती है, या चर राशि की घात परमेय संख्या होती है, यानी पूर्ण संख्या नहीं होती है, वे व्यंजक जिनमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं होती है, वे बहुपद नहीं होते हैं। लास्ट के 3 उदाहरणों में देख रहे हैं, यहाँ पर x की घात 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर y की घात 3/4 है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर x की घात 5/3 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है, तो ये बहुपद नहीं, व्यंजक तो हैं पर बहुपद नहीं। जबकि ये पहले के जो 3 उदाहरण हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर x की घात क्या है, सब में पहले में x की घात 1 है, दूसरे वाले उदाहरण में देखो x की घात क्या है, x की घात 2 और x की घात 1 है इसमें, और तीसरे वाले में x की घात क्या है, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 4, सब में पूर्ण संख्या है, भिन्न रूप में किसी की घात नहीं। तो ये क्या है, व्यंजक तो हैं, साथ में बहुपद भी। तो हम इससे एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक परिणाम निकाल सकते हैं कि वे व्यंजक जिनकी राशि की घात पूर्ण संख्या हो, राशि की घात क्या हो, जिनके चर राशि की घात, वे व्यंजक जिनमें चर राशि की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर राशि x हो सकता है, y हो सकता है, उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण। x की घात 1 होनी चाहिए, या x की घात 2 हो, x की घात 3 हो, x की घात 4 हो, इस तरह से घात है अगर व्यंजक में, तो वो क्या है, बहुपद है। किंतु अगर ऐसा है x की घात 1/2 है, x की घात 3/4 है, या x की घात 5/6, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद के केस में, एक कॉन्सेप्ट में आप एक बात क्लियर रख लीजिए कि बहुपद तभी होगा जब उसमें जो चर राशियाँ हैं, यानी x y जो हैं, उनकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है ये 0 1 2 3 4
ये पूर्ण संख्या, 0 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, जितनी भी हैं, जीरो भी पूर्ण संख्या में आता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया व्यंजक और बहुपद में। ये आप पढ़ चुके भी हैं और इसको मैंने एक बार रिकॉल आपको करा दिया, फिर से आप जानते हैं इसको। अब नेक्स्ट है बहुपद। ये बहुपद हमने अभी देखे क्या होते हैं बहुपद। अब बहुपद में जो नई चीज़ आती है पद। अब देखो किसी बहुपद के पदों का पता कैसे चलेगा? धन चिन्ह या ऋण चिन्ह से। उनके बीच धन और ऋण चिन्ह से पता चलेगा कि उस बहुपद में कितने पद हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक उदाहरण है 2x। तो 2x में देखो कोई धन या ऋण चिन्ह नहीं है। जिस बहुपद में कोई धन या ऋण चिन्ह ना हो वो कैसा, उसमें कितने पद होते हैं? 1। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण में क्या है? 3x + 2। यहाँ पर देखो 3x और 2, एक 3x है एक पद और एक 2 है। यहाँ पर दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह। धन चिन्ह है तो कितने पद हो गए? धन के एक और बाईं ओर एक चीज़ है और धन के दूसरी ओर एक अलग चीज़ है। तो ये 2 पद हो गए। कितने पद हो गए यहाँ पर? ये 2 पद हो गए। 3x + 2 में एक 3x वाला पद हो गया और एक दूसरे पद में क्या है? 2 है। तो किसने पता लगाया यहाँ पर? धन चिन्ह। ठीक। इसी तरह से मैं एक और उदाहरण ले लूँ। मान लीजिए यहाँ पर ले लूँ 5x - 4। तो यहाँ पर देखो एक 5x है माइनस के बाईं ओर और दाईं ओर क्या है? 4। तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। एक 5x वाला पद हो गया और एक ये 4 वाला पद हो गया। किसने ये किया? किसने ये डिफ्रेंशिएट किया? ये 2 पद का इस माइनस चिन्ह है। जैसे पहले वाले में धन ने किया था, यहाँ पर किसने ये प्रदर्शित किया? माइनस। तो हमें माइनस या धन चिन्हों से पता चलता है कि उस बहुपद में कितने पद हैं। जैसे इसमें देखिए इस चौथे वाले सवाल में 4x² + 5x + 6। यहाँ पर एक पद ही 4x² हो गया, एक 5x हो गया, एक 6 हो गया। कितने पद हो गए? 3। किससे पता चला? बीच में जो धन चिन्ह। ठीक है। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लीजिए। ये 7वां उदाहरण देखें। इसमें क्या है? 9x² - 9x² - 5x + 2। तो यहाँ पर देखो 9x² और 5x के बीच क्या ऋण चिन्ह है? फिर 5x और 2 के बीच क्या है? धन चिन्ह है। तो यहाँ पर कितने आपके पद हो गए? 3 पद, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से आप विभिन्न पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना है। ये 8वें सवाल में यहाँ पर कितने पद हैं? ये 4 नहीं है बल्कि 5 है। 5 आप गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 पद हैं यहाँ पर। एक 5x⁴ वाला है, एक 6x⁴ है, फिर एक 2x² है, फिर एक x है, फिर 9 है। यहाँ पर किससे पता चल रहा है? धन और ऋण चिन्ह जो उनके बीच हैं उनसे पता चल रहा है कि कितने पद इसमें हैं। ठीक है। तो ये पदों का कॉन्सेप्ट हो गया। बहुपद के पदों की व्याख्या या उनका पता, उनकी जानकारी कैसे पता चलती है? धन और ऋण चिन्ह से। अब है इसमें नेक्स्ट है एक गुणांक। एक गुणांक है, गुणांक कोफिशिएंट इसको कहते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है? किसी चर राशि के साथ जो गुणा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर चर राशि कौन है? x। इसके साथ कितना गुणा है? 2। तो ये 2 इसका गुणांक हो गया। मान लीजिए मैंने लिखा 5x²। तो यहाँ पर 5x² में x² का गुणांक कितना हो गया? 5। किंतु अगर मैं लिख दूँ -5x², तब x² का गुणांक क्या है? अब 5 नहीं है, -5 होगा, चिन्ह सहित होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणांक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यही वाला उदाहरण ले लें। ये चौथा उदाहरण ले लें। एक यहाँ पर ये ऊपर है 4x² + 5x + 6। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 5 और x² का गुणांक कितना है? 4। x² के साथ 4 गुणा है, x के साथ 5 गुणा। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर यह है -6x⁴। ये यहाँ पर दे रखा है -6x⁴ + 2x² + 3। तो यहाँ पर ये x का गुणांक कितना हो गया? x² का गुणांक कितना हो गया? 2 और x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? -6। तो कहने का मतलब जो x के साथ जो गुणा होता है या x² के साथ जो गुणा होता है वो उसका गुणांक होता है। गुणांक का मतलब कितना गुणा है उसके साथ, कितना मल्टीप्लाई उसके साथ हुआ है। ये भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसका अध्ययन भी आपने पिछली कक्षा में किया। तो यहाँ पर जो बहुपद के पद हैं, बहुपद के पद के आधार पर प्रकार। एक पदी बहुपद, एक पद जिसमें होगा, आपने अभी देखा, जिसमें एक पद होगा जिसमें धन ऋण चिन्ह कुछ नहीं होता है। 3x 9x ये सब एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद होंगे। जैसे यहाँ x + 2, x और 2 पद हैं। इसमें 3x - 5 है,
यहाँ पर भी 2 पद हैं, माइनस से पता चल रहा है, एक और 3x है, एक और 5 है, तो यहाँ पर भी 2 पद हैं। ऐसे इसमें भी 2 पद हैं। इसी प्रकार से त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे ये पहले वाले से 3x² एक पद है, फिर प्लस है, फिर 5x दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, फिर माइनस के बाद तीसरा ही पद है, 2 है, तो ये तीसरा पद हो गया। तो जिसमें एक पद होंगे वो एक पदीय, जिसमें 2 पद होंगे द्विपदीय बहुपद, और जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से शून्य बहुपद भी होता है, एक शून्य बहुपद, जिस बहुपद में केवल शून्य हो और कोई न चर राशि हो और न कोई और अचर राशि हो, केवल क्या हो, शून्य हो, तो शून्य बहुपद होता है, ये शून्य बहुपद है। ठीक, इसके बाद एक अलग नेक्स्ट होता है अचर बहुपद, शून्यतर अचर बहुपद, इसको कहते हैं शून्यतर अचर बहुपद। शून्यतर अचर बहुपद का मतलब शून्यतर का मतलब शून्य नहीं है उसमें, और अचर राशियाँ हो सकती हैं और गिनतियाँ हो सकती हैं, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, -4 हो √4 हो सकता है, पाई हो सकता है। ठीक है, ये उदाहरण हो सकते हैं अचर बहुपद के। अचर राशियाँ जो आपको पहले बताई थी, अगर वो हैं केवल वही हैं बहुपद में तो वो अचर बहुपद है, शून्य के अलावा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कक्षा 10 की, जो आपने बहुपद का चैप्टर पढ़ना है, उसकी दृष्टि से ये बहुपद की घात इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट अवधारणा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी का प्रयोग आपने आगे करना है, बहुपद की घात। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। कोई बहुपद है, कोई पॉलिनोमियल है, उस बहुपद में जो चर राशि है, चर राशि का मतलब x, y, z जो हैं, चर राशि पर जो अधिकतम घात होगी वह उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने दे रखा है कि ये 3x है यहाँ पर, तो 3x में चर राशि कौन है, 3x में चर राशि कौन है, x, तो इस x पर घात कितनी है, x की घात 1, 3x हमारा लिखा हुआ है। तो 3x जब घात नहीं लिखी रहती, किसी चर राशि पर घात नहीं लिखी हुई होती है, तो उसकी घात कितना माना जाता है, 3x की घात 1, ऐसा समझा जाता है, लिखा ऐसा जाता है 3x, पर होता क्या हो, 3x की घात 1। तो यहाँ पर कितनी घात है, इस बहुपद की 1 घात है। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण देखें, यहाँ पर दूसरा उदाहरण है 2x + 5। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, बहुपद की घात देखने के लिए सबसे पहले आपने चर राशि देखना है। तो यहाँ पर चर राशि कितनी, x, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। ठीक, तो जब घात क्या हो किसी बहुपद की 1 हो, तो उसको कैसा बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। एक घात कब होती है बहुपद की, जब उस बहुपद में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात, सबसे अधिकतम घात, उससे कम घात भी हो सकती है। ठीक है, जब उसमें जो चर राशि है उसमें अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, 1 से ज़्यादा कोई घात ना हो, तो वो कैसा बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है, यानी एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ये बहुत आपने प्रयोग करना है, एक घात वाला बहुपद या रेखिक बहुपद अपने सवालों में यहाँ। इसी प्रकार से दूसरा जो बहुपद है 2x² + 5x - 2, ये दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर देखो x की 2 घातें हैं, एक x की घात 5x है यहाँ पर, 5x भी है और 2x² भी है, 2x है यहाँ पर। 5x की घात कितनी है, 5x की घात कितनी होगी यहाँ पर, 5x की घात कितनी होगी यहाँ पर, 5x में 5x में x की घात कितनी होगी, 1। और दूसरा है यहाँ पर इसी में 2x² है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। तो x की घात यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, किंतु अधिकतम घात कौन है, ना ज़्यादा घात कौन है, x, 2 घात है, x वाली 2 वाली घात ज़्यादा है, इसमें घात ज़्यादा है। तो अब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ये 2 ही हो जाएगी, जो उसमें सबसे बड़ी घात हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x³ होता, 2x की घात 3 होता, क्या होता है यहाँ पर, 2x की घात 3 होता है यहाँ पर, मान लो 2x², तब इस पद की घात क्या हो जाती, 3। किंतु यहाँ पर कितनी है, x की अधिकतम घात इस वाले में 2 घात है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। यानी आपने क्या देखना है, कोई बहुपद है उसमें सबसे पहले चर राशि देखिए और उन चर राशियों में अधिकतम घात क्या है वो आपने देखना है, वो उस घात का बहुपद हो जाएगा। तो एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद, 2 घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद। अब नेक्स्ट इसमें है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, अगर कोई बहुपद है
उसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो देखो यहाँ पर 7x की घात 3 + 5x² + 9x + 4। यहाँ पर जो चर राशि है वो क्या है, x है। यहाँ पर x की घात 3 भी है, x की घात 2 भी है और x की घात 1 भी है। किंतु अधिकतम घात क्या है, इसकी है, ये 7x की घात 3 वाले की अधिकतम घात है, यानी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो आपने क्या करना है, किसी बहुपद की घात कैसे ज्ञात करेंगे, उस बहुपद में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले चर राशि देखेंगे और उन चर राशियों में से अधिकतम घात क्या है वो देखेंगे। सबसे ज़्यादा घात कौन सी, वो उस घात का बहुपद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें व्यापक बहुपद। जो हमने ये रेखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद देखा, दो घात वाला बहुपद देखा और त्रिघात वाला बहुपद देखा, इसके आधार पर हम n घात वाले बहुपद के लिए एक व्यापक सूत्र लिख सकते हैं इस प्रकार से, a(n)(xn) a(n) प्लस a(n-1) x(n-1) प्लस प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, ये x क्या है, यहाँ पर चर राशियाँ। देखो चर राशियाँ घटते हुए क्रम में, जैसे पहले 3 फिर 2 फिर 1। मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 हो गए अधिकतम घात, तो उसके बाद घात कौन सा घात वाला पद आएगा, 4 घात वाला, फिर 3 घात वाला। जैसे मान लीजिए यह है 5x² है प्लस यहाँ पर 6x प्लस 1, ये लिखने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए 3 घात वाला बहुपद होगा तो कैसा होगा, मान लीजिए 6x³ प्लस 2x² माइनस मान लीजिए यहाँ पर है 5x और लास्ट में 1। तो घात घटते हुए आ रही, पहले 3 है फिर 2 है 1 है, तो यही है, पहले x की घात n है फिर x की घात n-1 है लास्ट, और लास्ट में जो लास्ट वाला पद है a0 है। तो a0 कौन सा पद है, जो लास्ट अचर वाला पद होता है। ठीक है, जिसमें चर राशि की कोई घात नहीं होती है, वहाँ पर चर राशि नहीं होती जिस पद में, वो a0 वाला पद है। जैसे यहाँ पर a0 का मान कितना है, 1 है। तो ये एक व्यापक रूप है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यापक n घात वाले बहुपद को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें ये दिया भी है a0 a1 a2 ... an1 an, जो ये पहले हैं x से, चर राशि से पहले जो गुणा हो रखे हैं, जो गुणांक हैं वो क्या है, उनके अचर हैं, यानी वो गुणांक हैं। और जो यहाँ पर एक व्यापक पद में ये बात ध्यान में रखनी है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो सबसे अधिक घात वाला बहुपद है, सबसे अधिक घात वाला बहुपद कौन है इसमें, xn, an xn। इस बहुपद में सबसे अधिक घात वाला टर्म्स ये है, पद ये है। तो इसमें देखें x की घात n का गुणांक कितना है, an, जो सबसे अधिक घात का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये व्यापक पद में बहुपद का जो व्यापक रूप है उसमें ये आप ध्यान रखेंगे, यानी बहुपद में ये ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें आगे थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, क्या हमने इसमें देखा, इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमने देखी। बहुपद का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुपद देखा हमने, बहुपद को समझा। बहुपद की घात हमने 3 प्रकार से देखी, रेखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद, 2 घात वाला पद द्विघाती बहुपद और 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद। उससे ऊपर के जो बहुपद होते हैं तो उनको हम जनरली बहुपद ही कह देते हैं। उसका व्यापक रूप हमने पिछले उसमें देख लिया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पावर क्लासेस के माध्यम से आज हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, और इससे आगे की जानकारी जो आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 में है, गणित की पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 में, वो अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।